Assalamualaikum, dear student. This is Sir Abil Ahmed from Abil School of Accountancy. आज के इस AFM के इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में हम AFM का जो नया पेपर का फॉर्मेट है उसको डिस्कस करेंगे और मैं इस चीज को भी डिस्कस करूंगा व्हाई आई ऑलवेज से कि AFM को पास करना सबसे आसान है. आई विल प्रूव दैट आल्सो. अब जो हमारा नया फॉर्मेट है AFM का, उसमें जो सेक्शन ए है AFM में, AFM सेक्शन ए में आज भी पहला क्वेश्चन 50 मार्क्स का है, लेकिन ये जो 50 मार्क्स का क्वेश्चन है इसमें से 40 मार्क्स आपकी टेक्निकल नॉलेज के ऊपर है. क्या आपके पास टेक्निकल नॉलेज कितनी अच्छी है? और 10 मार्क्स हमने रखे हैं जी प्रोफेशनल. 10 प्रोफेशनल मार्क्स हैं. अच्छा, नॉर्मली सेक्शन ए के अंदर ये जो क्वेश्चन है 40 और 10 मार्क्स का किस तरह से आता है? नॉर्मली पार्ट ए जो होगा वो आप कह सकते हैं अराउंड आई वुड से 8 to 10 मार्क्स. देखिए थोड़ी बहुत वेरिएशन आ सकती है. 8 से 10 मार्क्स की जो पहली रिक्वायरमेंट होती है वो प्योर थ्योरेटिकल होती है, जो कि L+R में पे आती है. लर्न प्लस रिपीट के टॉपिक्स होते हैं AFM के अंदर. अगर आपके पास L+R की एक अच्छी ग्रिप है, सेकंड पॉसिबिलिटी होती है कि यार ये किसी आर्टिकल में से आ जाए. अब AFM के जितने रीसेंट फेमस आर्टिकल्स हैं वो आपने अच्छे से डिस्कस किए हुए टीचर के साथ, इतने अच्छे से कि उस आर्टिकल के ऊपर अगर 8 से 10 नंबर का सवाल आता है तो आप टैकल कर सकते हैं. तो जो पार्ट ए है बेसिकली उसमें जो 8 to 10 मार्क्स की थ्योरी आ रही है उसको आप बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हैं. ठीक है जी. अब जो पार्ट बी है उसमें बेसिकली आप मेंटली तैयार रहें कि अराउंड आपके पास लेट्स से 32 से 30 मार्क्स का ये जो क्वेश्चन होगा पार्ट बी जो होगा, इसमें बेसिकली वो आपसे दो चीजें पूछेगा. ऑफ कोर्स कैलकुलेशन. अब कैलकुलेशन के लिए आप मेंटली तैयार रहेंगे. इट्स गोइंग टू बी अराउंड 15 to 18 मार्क्स की तो कैलकुलेशन होगी. देन ऑफ कोर्स रिपोर्ट. अब अगर 15 मार्क्स की कैलकुलेशन है तो रिपोर्ट इज गोइंग टू बी लेट्स से, रिपोर्ट में भी जो वेरिएशन है वो इस तरह से कर लें 17 से 15 मार्क्स तक की रिपोर्ट. कैलकुलेशन बस थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है. ठीक है जी. तो एक थोड़ी बहुत वेरिएशन पॉसिबल है 15, 18, 17, 15. बट द पॉइंट इज, मैं यहां पर एक और चीज बताता हूं कि बच्चे फेल क्यों होते हैं. देखिए मेजॉरिटी जो फेल होती है उसकी रीजन है, उसकी रीजन एक चीज है, उसकी रीजन है कैलकुलेशन पार्ट. एक ऐसी मेजॉरिटी भी है जो 15 से 18 नंबर की जो कैलकुलेशन होगी पार्ट सेक्शन ए के अंदर, वो उसमें सारा टाइम लगा देते हैं. उनको लगता है कि 15 से 18 मार्क्स की जो मैक्सिमम कैलकुलेशन आती है पार्ट ए के अंदर, उनको ऐसा लगता है कि यार इसी में से 50 आएंगे. अबे भाई 18 में से 50 कैसे आते हैं? ये कौन सा मैथमेटिक्स है? अगर ऐसा कोई मैथ्स है तो हमें सिखा दो भाई. आई तो लव मैथ्स. तो बेसिकली मैक्सिमम जो 18 मार्क्स की कैलकुलेशन होगी भाई उसमें से थोड़ी आएंगे 50. पास होने वाले बच्चे का ये वाला एरिया बहुत अच्छा होगा. L+R प्लस आर्टिकल्स. रिपोर्ट राइटिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए और रिपोर्ट आपको दो बेस में लिखना आनी चाहिए जो हम आपको सिखाते हैं. एक, आपने प्रॉपर सवाल सॉल्व कर लिए तो किस तरह से रिपोर्ट लिखेंगे. सेकंड जो स्किल आपको सिखाई जाती है हमारे पास, अगर आपसे सवाल पूरा सॉल्व ही नहीं हुआ तब भी आप सही रिपोर्ट कैसे लिख सकते हैं, कैसे मार्क्स ले सकते हैं, वो चीज सिखाई जाती है आपको. फिर बेटा आपको 10 प्रोफेशनल मार्क्स मिलेंगे. 10 प्रोफेशनल मार्क्स. नाउ लिसन एंड लिसन केयरफुली. देखिए अब AFM को पास करना कैसे आसान है. आप L+R के अंदर अच्छे हैं, आप आर्टिकल्स के अंदर अच्छे हैं, आप रिपोर्ट के अंदर अच्छे हैं, आप प्रोफेशनल मार्क्स के अंदर अच्छे हैं, तो मेरे भाई जो सेक्शन ए का 50 नंबर का सवाल है ना, उसमें से तो समझे 28 से 30 नंबर तो है ही थ्योरी के, इवन मोर. तो अगर आप प्रोफेशनल 10 में से 10 ले लेते हैं, L+R में से जब कोई सेक्शन ए में 8 to 10 मार्क्स का सवाल आता है, यकीन माने बड़े आराम से बच्चा अच्छा खासा मार्क्स ले ले. So if you're really good in L+R, you're really good in articles, you're really good in report writing, you're really good in professional marks, और कैलकुलेशन पार्ट अगर आपका थोड़ा मुनासिब भी है तो भी चल जाएगा. बट यू हैव टू बी रियली रियली स्ट्रांग इन अदर एरियाज.
तो अगर आप मुझे बताएं ना, आप इसमें फॉर एग्जांपल अगर आप 6 स्कोर करते हैं, कैलकुलेशन वाले पार्ट में अगर आप 14 स्कोर करते हैं, सर रिपोर्ट वाले एरिया में अगर आप 12 स्कोर करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल में से आप 10 में से 10 ले लेते हैं, सो द जॉब इज डन, द जॉब इज मोर देन डन, यकीन माने। आप चेक कर लें, जॉब तो मेरे लिहाज से सर डन 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 से भी ज्यादा डन हो जाएगी। ये तो ज्यादा ही आ गया, जो 42 आ गया। अब उस बच्चे की तरह चलते हैं जो कहता है नहीं बहुत ही कम मार्क्स आएंगे। भाई अगर आप यहाँ से 4 ले लें, कैलकुलेशन वाले पार्ट में अगर आप 10 ले लेते हैं, सर रिपोर्ट में आपको कोशिश करनी चाहिए कम से कम 12 नंबर लें, और प्रोफेशनल तो 10 में से 10 आने चाहिए। सर अब भी आपके अच्छा खासा मार्क्स आ रहा है। द पॉइंट इज 36 इनफैक्ट। तो यार अगर आप सेक्शन ए में, अगर आप सेक्शन ए में 30+ मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, तो सर फिर तो एएफएम को पास करने में प्रॉब्लम क्या है। लेकिन इस 30+ मार्क्स में बेटा उसी वक्त आपको बेनिफिट होगा जब आपको प्रोफेशनल मार्क्स, रिपोर्ट राइटिंग, L+R आर्टिकल, इन चीजों में आपको कमांड है, तो कैलकुलेशन एरिया विल नॉट डिस्टर्ब यू। अब अगर मैं सेक्शन बी की बात करूं, सेक्शन बी में जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, अगेन उसमें पार्ट ए और बी। अभी एग्जामिनर के ऊपर है, अगर आपसे पार्ट ए लेट से 12 से 15 मार्क्स तक जा सकता है कैलकुलेशन के ऊपर। अगर वो कैलकुलेशन 12 से 15 12 की मांग रहा है, तो थ्योरी पार्ट 8 का होगा। 15 की कैलकुलेशन मांग रहा है तो थ्योरी पार्ट 5 का होगा, दैट इज थ्योरी। यहां भी 5 प्रोफेशनल मार्क्स, यहां भी 5 प्रोफेशनल मार्क्स। इसका मतलब ये हुआ यार, सेक्शन बी में भी अगर हमें ये प्रोफेशनल मार्क्स लेना आते हैं, हम थ्योरेटिकली बहुत अच्छे हैं, सर ऑटोमेटिकली सर कैलकुलेशन में तो नॉर्मली हर बच्चा ही अच्छा हो जाता है, क्योंकि उसको इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कराई जाती है कि बहुत जबरदस्त हो जाता है आप। अच्छा, मजे की बात क्या है कि सेक्शन बी में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमेशा आते हैं। अच्छा, उसमें थ्योरेटिकल कुछ ऐसी चीजें जो हमेशा ही पूछी जाती हैं, चाहे न्यू फॉर्मेट हो या पुराना फॉर्मेट हो। तो आप मुझे एक चीज बताएं, कुछ चीजें जो हमेशा ही आती हैं, प्रैक्टिकली भी एंड थ्योरेटिकली भी, तो यार बंदे को उसमें तो बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। इसी तरह से क्वेश्चन 3 भी सेम है, ए एंड बी। अगर 12 to 15 कैलकुलेशन है, तो बी में 8 to 5 आपके पास क्या आ जाएगी, थ्योरी। अगेन 5 प्रोफेशनल मार्क्स। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो प्रोफेशनल मार्क्स वाली चीज आ चुकी है एएफएम के अंदर, ये आपका पासिंग रेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा कर देगा। लेकिन स्टॉप बेटा, प्रोफेशनल मार्क्स उसी वक्त आपके बहुत तमीज से आएंगे जब आपको टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी हो। और मैं आपको एक अच्छी चीज बता दूं बेटा, हम तो जो भी पढ़ाते हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बिल्कुल जीरो से पढ़ाते हैं, कीपिंग इन माइंड के बच्चे को कुछ नहीं आता, जिसको आसान वर्डिंग्स में मैं कहता हूं कख नहीं आता। एक बच्चे को उंगली पकड़ के चलाते हैं उस तरह से लेके चलते हैं भाई। आपने प्रॉपरली हमारे लेक्चर्स देख लिए, उसमें सब कुछ है, और उसमें L+R मिलेगा, रिपोर्ट राइटिंग आपको मिलेगी, आर्टिकल्स मिलेंगे, प्रोफेशनल मार्क्स की डिस्कशन अभी भी होगी, उसमें भी बार बार आपको प्रोफेशनल मार्क्स की डिस्कशन मिलेगी। इन एडिशन टू दैट आपको 5 लाइव रिवीजन क्लासेस भी और मिलती हैं। मतलब 5 लाइव रिवीजन क्लासेस हो तो गेम ही बिल्कुल तब्दील कर देती हैं भाई। फिर व्हाट्सएप की एक ऐसी सपोर्ट होती है भाई, जब आप सवाल पूछते हैं तो आपको प्रॉपर आंसर दिया जाता है, आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जाता। क्योंकि ऑनलाइन स्टडी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब स्टूडेंट सवाल पूछे तो उसको जवाब मिले। तो यार जब आप सवाल पूछ रहे हो आपको जवाब मिल रहा है, फिर प्रॉब्लम क्या है। एक एक चीज डिस्कस की जाती है, और एएफएम में एक एक चीज की जो बारीकी में हम जाते हैं, इतनी बारीकी में जाते हैं कि आपकी सोच है, मतलब आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मजा आता है एएफएम पढ़ने में हमारे पास इंशाल्लाह। मैं आपको अगर थोड़ा सा आइडिया दूं प्रोफेशनल मार्क्स का, यार किस तरह से इन्होंने बेसिकली प्रोफेशनल मार्क्स को डिवाइड किया हुआ है, फिर हम उसके बाद सिलेबस के ऊपर भी आते हैं कि एएफएम के सिलेबस में क्या चीजें और क्या नहीं है। देखिए एटलीस्ट आप ध्यान में रखें, अराउंड 5 नंबर तो कम्युनिकेशन के दे देगा, जो क्वेश्चन 1 है उसमें नॉर्मली रिपोर्ट फॉर्मेट ही आएगा। अब वो रिपोर्ट का फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, टू बीओडी, सब्जेक्ट में क्या आएगा, डेट, ये सारी बातें आपको सिखाई जाती है। इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन बहुत ही आसान चीज होती है। जब आपको रिपोर्ट राइटिंग सिखाएंगे तो आपको बताएंगे इंट्रोडक्शन का तो टेंशन ही कोई नहीं, ना ही कंक्लूजन का। हेडिंग्स एंड देन सब हेडिंग्स। अच्छा, ये हेडिंग सब हेडिंग पहले भी होती थी, अपेंडिसेस
बेसिकली जब आप रिपोर्ट फॉर्मेट में सॉल्व करते हैं तो आपको अपेंडिक्स बना के सॉल्व करना होता है। आप अपेंडिक्स बना के कैसे सॉल्व करते हैं वो ऑब्वियसली जब आप एनरोल्ड होते हैं तो आप हमारे आंसर देखते हैं, उसमें आपको आइडिया होता है यार ये अपेंडिक्स बनाया है, ये हेडिंग है, सब हेडिंग है। फिर उससे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब एएफएम के अंदर जो आपका एग्जामिनर है, जो एग्जामिनेशन इनफैक्ट पूरी टीम है, एग्जामिनर तो नहीं है, सो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने स्प्रेडशीट के सारे शॉर्टकट्स इस्तेमाल करने, ऑब्वियसली जो एएफएम में अवेलेबल है। अब आप में से अगर कोई बच्चा आईआरआर मैनुअली कैलकुलेट करके लिखेगा तो 0 मार्क्स, मतलब आपको प्रोफेशनल मार्क्स नहीं मिलेंगे। शॉर्टकट यूज करने के प्रोफेशनल मार्क्स। तो आईआरआर का शॉर्टकट अवेलेबल है, इजिकल टू आईआरआर फॉर्मूला लगा दो। मॉडिफाइड आईआरआर का शॉर्टकट आप यूज करेंगे, ठीक है जी। इसी तरह से एनपीवी को एक्सेल में आप कैलकुलेट करेंगे, एनपीवी का फंक्शन यूज करके आप कैलकुलेट करेंगे। सो ऑल द शॉर्टकट्स व्हिच आर अवेलेबल इन एएफएम वो आपने यूज करने। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर एएफएम में कौन से शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं, वो तो ऑब्वियसली क्लास में सिखाए जाते हैं। फिर एक और बहुत अच्छी चीज इन्होंने कर दी है सितंबर 22 से ऑनवर्ड्स, जो ब्लैक शॉल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल है उसके लिए इन्होंने एक बी शॉप कैलकुलेटर दे दिया आपको। अब बी शॉप कैलकुलेटर ने यकीन माने बी शॉप का टॉपिक पहले ही बहुत आसान था और आसान कर दिया। उसके 5 वेरिएबल आप जैसे ही बस लिखते हैं सारे आंसर खुद ब खुद आ जाते हैं। मतलब आपने जैसे ही PAPRST लिखा ऑटोमेटिकली D1 D2 ND1 ND2 कॉल की वैल्यू पुट की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो बच्चे जो अभी पहला ही ये लेक्चर देख रहे हैं उनको आइडिया नहीं व्हाट इज बी शॉप, ये सब आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो कम्युनिकेशन के तो एटलीस्ट आप 5 मार्क्स दिमाग में रखेंगे यार, कम्युनिकेशन के 5 मार्क्स तो अगला देगा। और कम्युनिकेशन नॉर्मली जो क्वेश्चन 1 है उसी में ये चीज टेस्ट होगी। एनालिसिस के ऊपर आए। अब एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं तो यार एनालिसिस में बेसिकली जो मैंने इसको ब्रेक किया हुआ है, अब एएफएम एनालिसिस में सबसे पहले तो क्या है, आपको एएफएम की कैलकुलेशन आनी चाहिए। सर आपको ऑब्वियसली एनपीवी कैलकुलेट करना आनी चाहिए, आईआरआर, एमआईआरआर, मैक्यूलर ड्यूरेशन, बॉन्ड ड्यूरेशन, इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं उसको लेके उसकी जितनी एपीवी एनपीवी जितनी भी टेक्निक्स हैं वो सारी आपको बेसिकली एएफएम की कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए एनालिसिस के अंदर। फिर बेटा यूज द डेटा करेक्टली। जो डेटा आप इस्तेमाल कर रहे हो आपको एग्जैक्टली पता हो व्हाट यू आर यूजिंग। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक सवाल के अंदर एक क्वेश्चन के अंदर फॉर एग्जांपल रिस्क एडजस्टेड वैग यूज कर रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए मैं रिस्क एडजस्टेड वैग क्यों यूज कर रहा हूं। एक क्वेश्चन के अंदर अगर मैं कंपनीज वैग इस्तेमाल कर रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए मैं कंपनीज वैग बेसिकली क्यों यूज कर रहा हूं। फिर एनालिसिस के अंदर एक और चीज आती है डेटा मिसिंग एंड फर्दर एनालिसिस। अब डेटा मिसिंग एंड फर्दर एनालिसिस क्या है इसको जरा समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं और आप एक सवाल कर रहे हैं जिसमें हमने एनपीवी कैलकुलेट कर ली। अब एनपीवी लेट से पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। अब एनपीवी पॉजिटिव आती है, आपने कहा यार बेसिकली इसको ऑप्ट कर लें। द पॉइंट इज, एक मिनट के लिए आप वहां रुकें कि ये जो फर्दर एनालिसिस या डेटा मिसिंग है, तो यार जो एनपीवी मेरे पास आ रही है बजाय इसके कि मैं उस एनपीवी की बेसिस पे डिसीजन लूं, व्हाई नॉट फर्दर एनालिसिस के अंदर मैं अपनी कंपनी को या उस कंपनी को ये एडवाइस दूं कि यार भाई एनपीवी पॉजिटिव आ रही है, ठीक है, लेकिन डिसीजन लेने से पहले व्हाई नॉट आप सेंसिटिविटी एनालिसिस कैरी आउट कर लो। आप डिसीजन लेने से पहले कोई रियल ऑप्शन है उसको चेक कर लो। तो ये फर्दर एनालिसिस के अंदर आप बेसिकली इस तरह की बातें डिस्कस करेंगे। एवैल्यूएशन। एवैल्यूएशन में आपको सबसे पहले कंक्लूड करना है करेक्टली। अब सर कंक्लूड करेक्टली का मतलब क्या है? ऑब्वियसली एनपीवी पॉजिटिव है तो आप क्या करेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब ये वाला पॉइंट ऑफ कोर्स उन बच्चों को ज्यादा समझ में आएगा जिनको थोड़ा एएफएम का आइडिया, ठीक है जी। अब कंक्लूड करेक्टली को सुनिएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने एनपीवी निकाली, आपकी ट्रेडिशनल एनपीवी नेगेटिव आ गई, लेकिन आपने जैसे ही रेल ऑप्शन को कंसीडर किया तो आपकी स्ट्रेटेजिक एनपीवी पॉजिटिव आ रही है। अब आप लिखोगे कैसे? आप उसे बताएंगे भाई ट्रेडिशनल एनपीवी की बेसिस पे इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दो आप, क्योंकि लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट। लेकिन फिर आप उसे बताएंगे कि यार आफ्टर कंसीडरिंग द रेल ऑप्शन ओवरऑल एनपीवी स्ट्रेटेजिक एनपीवी इज पॉजिटिव, सो स्ट्रेटेजिक एनपीवी की बेसिस पे इस प्रोजेक्ट को हमें क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट। फिर आपको देखना है भाई उसका इम्पैक्ट क्या है आपकी एंटिटी के ऊपर। आपने जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे, पैसा लोन लेकर ला रहे हो, क्या कर रहे हो, उसका इम्पैक्ट क्या है आपके ओवरऑल एंटिटी के ऊपर। इवैल्यूएशन में इसको देखेंगे। स्केप्टिसिज्म, सर ये जैसे ऑडिटर की हम बात करते हैं ना, उसके पास एक
स्केप्टिसिज्म होती है हर चीज को शक की निगाह से देखना, आपने इतना शक नहीं करना भाई। चैलेंजिंग द इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको आप चैलेंज करेंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस। अब सवाल ये सर हमने कौन सी इंफॉर्मेशन को बेसिकली चैलेंज करना है, चैलेंजिंग द इंफॉर्मेशन है कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस। देखिए चैलेंजिंग द इंफॉर्मेशन बेसिकली क्या है, सिंपली एक ऑर्गेनाइजेशन है, अब उसमें फॉर एग्जांपल मुझे एग्जामिनर कह रहा है कंपनी स्वैग इस्तेमाल करें। ओ भाई अगर सिनेरियो ऐसा है कि वहां इस्तेमाल ही रिस्क रजिस्टर्ड वैक होना चाहिए तो मैं चैलेंज करूंगा इंफॉर्मेशन को, मैं एग्जाम में लिख कर आऊंगा कि इन दिस सिनेरियो कंपनी स्वैग इज नॉट सुटेबल, इंस्टेड ऑफ कंपनी स्वैग देयर शुड हैव बीन अ रिस्क रजिस्टर्ड वैक। क्योंकि आप उसको बताएंगे कि भाई जिस तरह की इन्वेस्टमेंट है उसमें कंपनी स्वैग तो अप्लाई नहीं होता, उसमें तो अप्लाई रिस्क रजिस्टर्ड वैक होता है। तो आपने उसकी इंफॉर्मेशन को ही चैलेंज कर दिया भाई। क्वेश्चनिंग दी असम्पशन, आप असम्पशन को ही क्या कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो। मिसाल के तौर पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है भाई टैक्स का रेट 30% है। अब बेटा टैक्स का रेट 30% है, लेकिन उसी सवाल में ये लिखा हुआ है कि आपके कंट्री की गवर्नमेंट चेंज होने वाली है, जो नई गवर्नमेंट इलेक्शन कैंपेन चला रही है, वो अपनी इलेक्शन कैंपेन में ये मतलब नई जो पार्टी आ सकती है गवर्नमेंट में, वो जो इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं उसके अंदर वो कह रहे हैं हम टैक्स रेट बढ़ाएंगे। और जो पार्टी इलेक्शन में इस तरह की बातें कर रही है कि हम टैक्स रेट चेंज करेंगे बढ़ाएंगे फॉर एग्जांपल, उसके जीतने के चांसेस ज्यादा है। तो सर ये तो अजम्पशन क्वेश्चनेबल है ना कि टैक्स रेट रिमेन सेम, और जो आप डिसीजन लें वो एक प्रॉपर्ली इन्फॉर्म डिसीजन हो। अब देखिए जब आप क्वेश्चंस करेंगे ऑटोमेटिकली फिर आप सीखोगे यार स्केप्टिसिज्म को किस तरह से इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। कमर्शियल एक्यूमेन, आपको देखना है डज इट वर्क फॉर दिस एंटिटी। और भाई आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, जिस मर्जर एंड एक्विजिशन को जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए देख रहे हैं, डज इट वर्क फॉर देम। मिसाल के तौर पर अगर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को अवेल करने के लिए हमें लोन लेना पड़ेगा और उस लोन से हमारी फाइनेंशियल गियरिंग बहुत ज्यादा बढ़ेगी और हमारी क्रेडिट रेटिंग खराब हो जाएगी और हम फ्यूचर में लोन नहीं ले पाएंगे, और उस हो सकता है हम पे कुछ कोविनेंट्स लग जाए जिसमें ये कहा जाए कि अगले 5 साल तक आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, अगले 10 साल तक आप डिविडेंड नहीं देंगे, तो भाई ये सारी चीजें देखोगे ना। सिर्फ इसका मतलब ये थोड़ी कि पॉजिटिव एनपीवी आ रही है लोन लेके इन्वेस्टमेंट कर लो। कमर्शियल एक्यूमेन, आपको देखना पड़ेगा डज इट वर्क फॉर द एंटिटी और नॉट। प्रैक्टिकल, बेटा आपको ये भी देखना पड़ेगा लोन लेने के लिए, अगर फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया कि हम लोन लेंगे, अगर आप एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, सर सर्विस कंपनी को तो लोन लेना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि नॉर्मली अगर मैं लोन लेने की बात करता हूँ तो हमारे पास हाई टेंजिबल वैल्यू एसेट्स होने चाहिए। अगर हमारे पास हाई टेंजिबल वैल्यू एसेट्स हैं तो ये प्रैक्टिकल हो जाएगा हमारे लिए, लोन लेना प्रैक्टिकल है जी, मिल सकता है लोन, फीजिबल है हमारे लिए। तो आप जो कह रहे हैं भाई वो प्रैक्टिकल मींस फीजिबल भी है कि नहीं है, कमर्शियली सेंसिबल हो, बेनिफिशियल होना चाहिए। इंटरनल कंस्ट्रेंट, बेटा इस चीज को भी देखें कहीं लैक ऑफ फंड्स तो नहीं है हमारे पास। अब वो लैक ऑफ फंड्स का सिनेरियो है तो फिर हम किस तरह से इंटरनल कंस्ट्रेंट को डील करेंगे। पॉसिबल फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस, आज इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो उसके किस तरह के पॉसिबल फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो बेसिकली ये सारी जो प्रोफेशनल मार्क्स मिलेंगे इन पॉइंट्स के ऊपर, कम्युनिकेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन, स्केप्टिसिज्म, कमर्शियल एक्यूमेन, ये सब आपको प्रॉपर्ली सिखाया जाएगा। प्रॉपर्ली मींस प्रॉपर्ली, नथिंग टू वरी अबाउट दिस। मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना कि यार अबील स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी अपने बच्चे को एएफएम की तैयारी करवाए और प्रोफेशनल मार्क्स कैसे लेने हैं 20 उसकी नॉलेज ना दे। इट्स नियरली इम्पॉसिबल। व्हाई वुड आई डू दैट, व्हाई वुड आई डू दैट, कोई रीजन नहीं बनती ना उसके। और फिर एएफएम के अंदर यार हमने माशाल्लाह वर्ल्ड पोजीशन यार, मतलब इस पेपर के अंदर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह प्रोड्यूस किए, F9 जैसे पेपर में वर्ल्ड पोजीशन है, तो यार फाइनेंशियल बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वर्ल्ड ग्लोबल पोजीशन प्रोड्यूस करने के बाद ऐसा कैसे हो सकता है कि हम एक एक चीज को ना देखें। एक एक चीज को देखा जाता है और बहुत ही गहराई में देखा जाता है और आपके सवालों के प्रॉपर्ली आंसर्स दिए जाते हैं। तो जब आप हमें ज्वाइन करते हैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट यू आर इन सेफ हैंड्स। अब बेसिकली हम थोड़ा सा सिलेबस, अच्छा एक चीज मैं बता दूं, ये जो प्रोफेशनल मार्क्स वाली बातें बताई हैं जिसमें मैंने 20 ऑफ कैलकुलेटर रिपोर्ट और थोड़ा सा डिफरेंट कैलकुलेशन को डिस्कस किया है, ऑफ कोर्स जिस बच्चे ने एएफएम पढ़ा ही नहीं उसको तो ये बातें नहीं पता। द ऑब्जेक्टिव ऑफ गिविंग दिस इंफॉर्मेशन इज कि भाई प्रोफेशनल मार्क्स को हम प्रॉपरली अपने लेक्चर्स में डिस्कस करते हैं, ये बताना था। अब अगली चीज
सिलेबस में क्या है क्या नहीं है वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, और मैं वही वाली बात रिपीट भी कर देता हूँ भाई, जो भी चीज पढ़ाएंगे बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे, कीपिंग इन माइंड के स्टूडेंट के पास कोई प्रीवियस नॉलेज नहीं है और आपके क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली एंटरटेन किया जाता है हमारे पास, ये याद रखिए। तो बात करते हैं फिर सिलेबस में क्या चीजें और क्या नहीं। रीडिंग का बेनिफिट बता दें बेटा, P4 AFM में बुक रीडिंग का बेनिफिट मेरे लिहाज से ये है, इसके लिए कोई पढ़ना चाहे तो मोर देन वेलकम। उसकी वजह है, देखो यार, आपकी कोर्स कवरेज इंशाल्लाह इतनी जबरदस्त डायरेक्शन में होगी इंशाल्लाह, आपको बुक से कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं, हमारी अपनी कंपाइल बुक्स बहुत है, तो अननेसेसरी बुक से रीडिंग देयर इज नो बेनिफिट। तो दैट वाज ऑल अबाउट द पेपर पैटर्न। अच्छा, फिर एक और चीज, जब हम इस सिलेबस को लेके चलेंगे, कुछ बच्चों के इस तरह के सवाल होते हैं कि सर वो लेट्स से अगर एक ऐसा बच्चा जिसने कभी एक्सेल पे पेपर ही ना दिया, तो आई थिंक वेरी सून 1 से 2 क्वेश्चन के बाद ही हम चीजें एक्सेल पे सॉल्व कर रहे होते हैं। हम एक्सेल के अलावा एक और काम भी करेंगे इसमें क्लास के अंदर ही, हम बहुत से सवाल ना सीबी के प्लेटफॉर्म पे भी सॉल्व करें, ताकि हमें क्लास के अंदर भी जरा आइडिया हो जाए कि यार कैसे यूज करना है। अच्छा, उसके अलावा एक और काम भी करेंगे, जब हम सीबी के प्लेटफॉर्म पे सॉल्व करेंगे और क्लास में एक्सेल पे भी करेंगे इंशाल्लाह सॉल्व, तो जो जो शॉर्टकट्स एक्चुअल एग्जाम में अवेलेबल हैं उनको हम क्लास में यूज करेंगे। लाइक IRR F9 में भी मौजूद होता है, यहाँ पे एक MIRR का शॉर्टकट अवेलेबल होगा, एक ब्लैक-शॉल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल है, देखेंगे इंशाल्लाह। वो जो 20 ब्लैक-शॉल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल है उसको एक्सेल पे कैसे करेंगे, उसके शॉर्टकट्स कैसे अवेलेबल हैं, वो सारे यहाँ डिस्कस होंगे इंशाल्लाह। फिर उस चीज को हम सीबी के प्लेटफॉर्म पे भी देखेंगे, ताकि हमें सारा आइडिया हो जाए प्रेजेंटेशन का क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा, फिर फॉरेक्स का सवाल सीबी के प्लेटफॉर्म पे एक्चुअली जाके कैसे सॉल्व होगा उसको देखेंगे इंशाल्लाह। तो जब आप देखें ना, हर एरिया को आप एक्सेल पे देख रहे हो, सीबी के प्लेटफॉर्म में देख रहे हो, तो फिर तो बात ही खत्म होगी, टेंशन ही कोई नहीं। लैपटॉप लाना होगा लास्ट वीक, क्योंकि देखें आप मिसाल के तौर पे अगर मैं सीबी प्लेटफॉर्म पे कर रहा हूँ, आप नहीं कर रहे, तो फायदा है। असल तो ये ना कि स्टूडेंट ने परफॉर्म करना है भाई, हम तो गाइड ही कर रहे हैं ना यार। ठीक हो गया जी। अगली चीज, अब सिलेबस का मैं आपको पूरे सिलेबस का आइडिया देता हूँ, इसमें क्या है क्या नहीं, और फिर उससे भी अच्छी बात बताता हूँ। P4 में जो हमारी बुक 2 है, उस बुक 2 के जो शुरू के सिर्फ 5 पेजेस है, सिर्फ 5 पेजेस बुक 2 के, वो जो बुक 2 के सिर्फ 5 पेजेस एक बच्चा समझ ले, सिर्फ समझ ले, और उसके बाद एक काम करे, P4 का कोई भी पास पेपर उठाए, कोई भी पास पेपर उठाए, कोई भी, लेकिन उसने अगर वो 5 पेजेस समझे हुए हैं, तो किसी भी P4 के पास पेपर में उसके 4 से 6 मार्क्स कंफर्म आएंगे। उन पेजेस में ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह हमने चीजें डाली। तो ये जो छोटे छोटे गिमिक्स है ना, यहां से इतने मार्क्स आ रहे हैं, वहां से इतने मार्क्स आ रहे हैं, उस पर अगर आपको ग्रिप है तो दैट्स इट। अच्छा, एक्स्ट्रा भी आपने कुछ नहीं करना, अगर आपको कभी कोई सवाल करना होगा तो मैं खुद बताऊंगा ये सवाल अब आपने अटेम्प्ट करना है। अदरवाइज आपकी कोशिश सिर्फ ये होनी चाहिए अब टीचर के साथ साथ चले, जो हो रहा है उस पर ग्रिप लाए, जो हो रहा है उस पर ग्रिप लाए। अच्छा, अब सिलेबस में हमारे पास क्या क्या है। पहला एरिया जहां से हम स्टार्ट करेंगे, मैं उसी सीक्वेंस में बता रहा हूं, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो नॉर्मली एग्जाम में 8 to 10 मार्क्स का आता है, ठीक है जी। अब सवाल ये कि अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8 to 10 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है जी, तो इसमें और F9 में डिफरेंस क्या है, क्योंकि F9 में भी हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज मैं कंफर्म कर देता हूं, जो मैं अक्सर बता रहा होता हूं, हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे, जीरो मीन जीरो, कीपिंग इन माइंड के जी F9 भी बच्चे को नहीं आता, रिलैक्स, बिल्कुल जीरो से चलेंगे, स्क्रैच से एक एक चीज सीखेंगे इंशाल्लाह। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सिर्फ एक हल्का सा आइडिया दे रहा हूं कि यार वो जो F9 और P4 में डिफरेंस है ना, सबसे बड़ा, F9 में ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल डाइवर्सिफिकेशन पे जाके रुक जाता है, कि डाइवर्सिफिकेशन हो रही है तो वैक कैसे आएगा बस,
P4 में AFM में ना एक से दो चीजें एडिशनल हैं। एक ये भी तो पॉसिबल है कि डाइवर्सिफिकेशन हो ना रही हो, बिजनेस पहले से डाइवर्सिफाइड हो। एक बिजनेस पहले से एक इंडस्ट्री में नहीं, एक से ज्यादा इंडस्ट्रीज में एग्जिस्ट करता है, उसका वैक कैसा है? ये एक नई चीज। देखो दो बातें हो सकती है, या तो डाइवर्सिफिकेशन हो रही होगी या बिजनेस पहले से क्या होगा, डाइवर्सिफाई। और तीसरी चीज थोड़ी कुछ होने वाली। F9 में हम डाइवर्सिफिकेशन में रुक जाते हैं, यहाँ पे एडिशनल चीज क्या आ जाती है, क्या बिजनेस, इज इट पॉसिबल कि बिजनेस इज ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड। अब बताओ वैक कैसे आएगा? फिर एक नई चीज सीखेंगे, व्हाट इज दैट। हम जब F9 की बात करते हैं तो F9 में ना कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए सिर्फ दो मॉडल्स होते हैं, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल कैपएम और डीवीएम डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। लेकिन हम P4 में AFM में एक और चीज डिस्कस करते हैं, MM प्लस टैक्स इक्वेशन के निकालने के लिए। MM प्लस टैक्स इक्वेशन बेसिकली कैपएम का ऑल्टरनेटिव है। अब वो कैपएम का ऑल्टरनेटिव कब अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होगा, उस पर बात होगी इंशाल्लाह। मतलब एक दो चीजें आपको एडिशनल मिलेंगी जरूर इंशाल्लाह। तो मैंने एक हल्का सा आइडिया दिया है कॉस्ट ऑफ कैपिटल में किस तरह की एडिशनल चीजें होंगी। बाकी जो भी टॉपिक होगा जीरो से होगा, जाहिर सी बात है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। सेकंड हमारा जो टॉपिक है जी, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की अगर हम बात करें जी, तो ये बेटा एग्जाम में 25 से 50 मार्क्स का आता है। मोस्ट एग्जामिनेबल टॉपिक अगर कोई है तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। आज तक एग्जामिनर ने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल को मिस नहीं किया एग्जाम, आज तक। एटलीस्ट 25, मैक्सिमम 50। अच्छा, उससे मजे की बात, एक्सट्रीमली इजी टॉपिक है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, बहुत आसान है। फिर उससे भी बड़ी बात क्या है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल सेक्शन ए में आता है ना, इस पे रिपोर्ट लिखना, इट इज एज इजी एज एबीसी। और इसमें आपको इस पूरे टॉपिक में इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में एक ऐसी रिपोर्ट सिखाई जाएगी विद द गारंटी कि यार इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के ना हर 5 पेपर पे वो रिपोर्ट एज इट इज अप्लाई हो जाएगी। एक रिपोर्ट हर एक पे फिट होगी, और वो रिपोर्ट आपको दो तरह से आ जाएगी इंशाल्लाह। सवाल सॉल्व हो चुका है तो कैसे लिखेंगे, सवाल सॉल्व नहीं हो रहा तो कैसे लिखेंगे। तो इट मींस, अच्छा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का एक हल्का सा अगर मैं आइडिया दूं, जब भी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एग्जाम में आता है ना, जब भी हमेशा एनपीवी, एक और टॉपिक है आप देखेंगे एपीवी, उसकी ना अजम्पशन लाजमी मांगता है एग्जाम में। 5 से 6 मार्क्स अजम्पशंस के होते हैं हमेशा। पूरे P4 में दो ऐसे टॉपिक्स हैं जिसकी अजम्पशन हर दफा ही आती है। टॉपिक आएगा तो अजम्पशन आएंगे। वन इज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जिसमें एनपीवी एपीवी है, वो आगे आएगा। यार मैं आज ही अगर आपको बोल लूंगी 5 से 6 मार्क्स की अजम्पशन लाजमी आती है, यार मैं अगर आपकी जगह होता है एज ए स्टूडेंट तो पहले मैं अजम्पशन समझता, फिर मैं याद कर लेता। सर एक चीज जब आएगी और एग्जाम में लाजमी आएगी तो यार मैं क्यों नहीं याद करूं भाई, मैंने इसमें प्रॉब्लम क्या है। अब आप मुझे एक मिनट के लिए बताएं, फॉरेक्स में मैंने कहा 3 नंबर की गारंटीड ड्राफ्टिंग, 4 प्रोफेशनल मार्क्स गारंटीड। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का टॉपिक जब भी आएगा विद अजम्पशन आएगा, आप देख लोगे पास पेपर 5 से 6 नंबर उसके। तो सर आप देखिए ना, 4 प्रोफेशनल मार्क्स, फॉरेक्स के अंदर 3 नंबर, यहाँ 6 मार्क्स की बातें हो रही है, आर्टिकल वाली बात L+R। तो ये वो थ्योरेटिकल एरियाज हैं जो मतलब P4 को AFM को पास करना बहुत आसान बना देते हैं। लेकिन पता है मसला क्या होता है, एक ऐसी मेजॉरिटी भी होती है जब उसको अजम्पशन समझा देते हैं ना, वो कहता है ठीक है यार मैं अपनी वर्डिंग्स में लिख लूंगा। यार मेरे ख्याल से ना बंदे को थोड़ा याद कर लेना चाहिए तो ज्यादा बेहतर है। मतलब अपनी वर्डिंग्स में भी लिखे, लेकिन यार मुझे नहीं लगता कि 5-6 नंबर की थ्योरी याद करने में बहुत बड़ा टाइम, समझने के बाद क्या टाइम लगेगा यार, कुछ भी नहीं लगेगा। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में टोटल 9 टॉपिक्स होते हैं, जब टाइम आएगा तो उसकी डिटेल मैं आपको दूंगा। हाँ, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में एक हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। F9 में और P4 में जो डिफरेंसेस मिलेंगे, एक तो नई टेक्निक्स मिलेंगी कुछ आपको यहाँ पे। एक बहुत बड़ा फर्क जो होगा, F9 में बेसिकली जो एनपीवी का टॉपिक होता है ना, उसमें ये एक इम्प्लाइड असम्पशन होती है F9 में कि जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली विद इन द कंट्री है, होम कंट्री के अंदर ही। लेकिन सर प्रैक्टिकली जरूरी थोड़ी कि प्रोजेक्ट पाकिस्तान में, बाहर भी तो हो सकता है। सुनो,
तो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल अगर है तो एनपीवी कैसे आएगी? लेट्स से इन्वेस्टर इज इन पाकिस्तान, इन्वेस्टमेंट यूके में हो रही है, अब एनपीवी कैसे निकलेगी उस पर हम बात करें, ठीक है जी। ये एक एडिशनल चीज होगी जो हम देखेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बाद आप आगे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पे। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के बाद हम जो एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं उसको हम कहते हैं बीसॉप, दैट इज ब्लैक शॉल ऑप्शन, ब्लैक शॉल्स ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल। अब ये जो बीसॉप है, ब्लैक शॉल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल है, ये बेटा 10 से लेके 25 नंबर का आ सकता है। बीसॉप को एक्सेल पे कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें किस तरह के शॉर्टकट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को लेके सीडी के प्लेटफॉर्म पे कैसे सॉल्व करेंगे, सारी चीजें आपको इंशाल्लाह मिलेंगी। अच्छा, ब्लैक शॉल्स ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल के बारे में इतना बता दूं कि यार बीसॉप एक ऐसा मॉडल है जिसको ब्लैक शॉल एंड मटन ने जब डेवलप किया था, इन्वेंट किया था, वुड से इसमें उनको नोबेल प्राइज मिला। ये एक ऐसी चीज है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर एक टेक्निक है एपीवी, जिसपे मिलर एंड मॉडिग्लानी को नोबेल प्राइज मिला था। एक्चुअली बीसॉप आपको सिखाता है कि यार शेयर ऑप्शन की वैल्यू कैसे आती है, फेयर वैल्यू कैसे निकालते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी। प्रीवियसली क्योंकि पेपर मैनुअल होते थे तो हम बीसॉप के बारे में कहते थे इट्स अ कैलकुलेटर एक्सरसाइज, कि जिस बच्चे को कैलकुलेटर यूज करना आता है वो बीसॉप कर लेगा। अब हम कहते हैं भाई बीसॉप एक एक्सेल की एक्सरसाइज है, एक बच्चे को थोड़ा सा भी एक्सेल आता है ना तो बीसॉप सॉल्व हो जाएगा, बीसॉप में मिस्टेक नहीं होगी। बीसॉप में मिस्टेक का मतलब ये है कि इस बच्चे को ना एक्सेल में प्लस माइनस करना नहीं आता। समझ में आई बात? इसमें 5 इनपुट्स होते हैं, वो इनपुट आपको एक दफा मिल गए, फिर फॉर्मूले में रखनी है वैल्यूज, और फॉर्मूले एग्जाम में बीसॉप के गिवन होते हैं। इनपुट्स मिल गए तो आपने फॉर्मूले में रखना है, दैट्स इट। अब मैं आपको इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। पास्ट पेपर में, इट हैपेंड इन जून 14, सर एक मरतबा बीसॉप के ऊपर, जिसको मैंने कहा एक्सेल की एक्सरसाइज, जिसको मैंने कहा प्रीवियसली मैनुअल पेपर होता था तो हम कैलकुलेटर की एक्सरसाइज कहते थे, बीसॉप में पास पेपर में जून 14 25 नंबर का थ्योरेटिकल सवाल आ चुका, 25 मार्क्स की थ्योरी। इसका मतलब पता क्या है बेटा, आपने बीसॉप इतना अच्छा करना है कि वो जो 25 नंबर का सवाल थ्योरी पे आया है, अगर वैसा सवाल दोबारा रिपीट होता है प्योर थ्योरेटिकल, तो आप उसे अटेम्प्ट कर सके। इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपको पहली क्लास में ये बता रहा हूं कि बीसॉप में पास्ट में 25 नंबर का एक थ्योरेटिकल सवाल आ चुका है, तो बेटा फिर मैंने इतनी थ्योरी तो इसमें लाजमी करानी है आपको इंशाल्लाह, क्या वो 25 नंबर वाला सवाल कर सके। अगर वो ना करानी होती, अल्लाह माफ करे, मैंने डिस्कस ही नहीं करना था, मैं कहता छोड़ दो इसको। तो इसका मतलब इससे आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि एएफएम में हम किस लेवल पे थ्योरी को लेके जा रहे हैं, क्योंकि जगह जगह चेक करने में थ्योरी की बातें कर रहा हूँ। इसमें तो मैंने इतनी बड़ी बात बोली कि जो सिर्फ एक्सेल की एक्सरसाइज है, कैलकुलेटर की एक्सरसाइज है, तो 25 नंबर का सवाल आ चुका है। और उससे भी इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ, एंड दैट इज ओनली इन एसीसीए, जो हम बचपन से पढ़ते हुए आते हैं ना, शेयर होल्डर शेयर होल्डर शेयर होल्डर। यार शेयर होल्डर की ना सबसे टेक्निकल इंटरप्रिटेशन कह लें, डेफिनेशन कह लें, वो बीसॉप में आप सीखेंगे। और मजे की बात है कि सिर्फ एसीसी के अंदर है और कहीं नहीं, क्योंकि और जगहों पे बीसॉप ही नहीं पढ़ाया। तो जो हम सीखते थे ना शेयर होल्डर, उसकी इतनी टेक्निकल मीनिंग आपको पता चलेगी, आप बोले ये होता है शेयर होल्डर। यार आप सवाल के सर बोली बात शुरू में बता नहीं सकते बेटा, शुरू में बता देते आप एसी से छोड़ देते, मतलब ये कौन है भाई, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। इसमें आपको पता चलेगा कि यार एक्चुअली शेयर होल्डर की असल डेफिनेशन है क्या, उसके पीछे की साइंस क्या है। तो वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब मजा आएगा आपको बीसॉप पढ़ते हो, आप बोले यार जबरदस्त है। और बीसॉप सेकंड ऐसा टॉपिक है एएफएम का जो जब भी आता है पेपर में नॉर्मली बीसॉप की अजम्पशन के साथ आता है। समझ में आ रही बात? इसका मतलब ये कि बीसॉप की जब हम तैयारी करेंगे
तो इसकी अजम्पशन हमारी फिंगर टिप्स होनी चाहिए। अच्छा, इसकी अजम्पशन इसकी लिमिटेशंस, इसकी अजम्पशन इसकी लिमिटेशंस का काम करती है। तो बी शॉप में अजम्पशन पूछ लेता है, लिमिटेशंस पूछ लेता है। और एक और चीज होती है, देखेंगे बी शॉप में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, द ग्रीक्स। 4 ग्रीक्स होते हैं, अब वो हैं क्या हम देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जब भी पास पेपर में देखा गया एक ग्रीक पूछता है 3 मार्क्स का, अब ये क्या है क्या नहीं हम देखेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं। बट द पॉइंट इज बी शॉप में अजम्पशन, उसकी लिमिटेशन, ग्रीक्स, ये आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। प्लस मैंने एक और बात क्लियर की है कि बी शॉप पे इतनी थ्योरी आपने सीखनी है कि 25 नंबर का वो जो सवाल है आप अटेम्प्ट कर सकें, जो हम क्लास में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। फिर एक और अच्छी बात बताता हूँ, बी शॉप के ऊपर एक आर्टिकल मौजूद है, बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है, वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। और वो मैंने जो शुरू में कहा था कि एएफएम के आर्टिकल्स, उनमें से एक आर्टिकल बेसिकली बी शॉप पे भी है। तो बी शॉप है जी, बी शॉप से आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, बी शॉप एक ऐसा टॉपिक होता है, ब्लैक शॉल ऑप्शंस प्राइसिंग मॉडल, जो इससे पहले हमने कभी नहीं पढ़ा होता, सिर्फ यहीं पढ़ते हैं। बेटा पॉइंट नंबर 4 पे हमारे पास आता है फॉरेक्स, इंतहाई इंटरेस्टिंग एरिया, वो मजे की बात। फॉरेक्स सर स्टूडेंट्स को बहुत आराम से पास करवाता है। क्यों? एक तो 25 नंबर ध्यान में रखें। अब ये स्टूडेंट को पास क्यों करवाता है? उसकी वजह, यार फॉरेक्स में यकीन माने सारे के सारे स्टेप्स फिक्स है। देखो फॉरेक्स में ना वैरायटी नहीं है इतनी एग्जामिनर के पास। आप मुझे बताएं यार, बाइंग रेट बाइंग ही रहेगा, सेलिंग रेट विल रिमेन सेलिंग, चेंज तो नहीं हुआ है। अच्छा, करेंसी में किस चीज की हेजिंग करवाएगा यार? या तो पेमेंट की हेजिंग होगी या रिसीट की होगी, तो और तो कुछ नहीं होने वाला ना। और मतलब और क्या लाएगा वो? फिर इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करेंगे, या तो बोरिंग के लिए काम हो रहा हेजिंग हो रही होगी, या लेंडिंग के लिए हो रही होगी। तो टोटल 4 तो सिनेरियो है, देयर इज नो सिनेरियो नंबर 5। अच्छा, जितनी भी टेक्निक्स है ना जो हम यहाँ पढ़ेंगे इंशाल्लाह, यार उनके फिक्स स्टेप, फिक्स। एक दफा आपने वो स्टेप समझ लिए, उस पर आपने ग्रिप लानी है, यकीन माने मैं बताऊंगा आपको, बाज ऐसे आपने सिर्फ फॉर्मेट बनाया, वैल्यूज रखेंगे, आंसर आएगा इंशाल्लाह। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल देता हूँ, देखो F9 में बेटा जब हम पहली मर्तबा मनी मार्केट एज पढ़ते हैं ना, पहली मर्तबा, और मनी मार्केट एज का पहला सवाल करते हैं क्लास में, तो पहले सवाल में ना हमारी तबीयत थोड़ी सी खराब होती है। सेकंड सवाल करते हैं, कहते तो वैसे ही हो रहा है। थर्ड करते हैं, ले ये स्टेप है, ये खत्म। आप देखें ना, मनी मार्केट एज में 4 से 5 सवाल किसी बच्चे ने F9 में कर लिए, तो छठा सातवां आठवां सवाल उसी स्टेप पे होगा। ये सुनो, तो नया तो मतलब क्या मनी मार्केट हेज में कोई वैरायटी लाएगा? क्या लाएगा यार? दो ही बातें चल रही होंगी ना, पेमेंट या रेसिट्स, और वही स्टेप्स हैं। और नॉर्मली मनी मार्केट हेज में इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो पहला ही सवाल थोड़ा डिस्टर्ब करता है बच्चे को, या दूसरा कर लेगा, उसके बाद थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है। द सेम थिंग अप्लाइज हियर। जितनी टेक्निक्स हैं फॉरेक्स, जितनी टेक्निक्स है, यकीन मानेंगे सारी की सारी टेक्निक में फिक्स स्टेप है। एक दफा आपने वो समझ लिए, फॉरेक्स विल नॉट डिस्टर्ब यू एट ऑल। इसकी ड्राफ्टिंग भी बहुत आसान है, 3 मार्क्स की तो गारंटीड ड्राफ्टिंग है, मैंने बताया आपको। प्लस फॉरेक्स को एक्सेल पे कैसे करेंगे, सीवी प्लेटफॉर्म पे कैसे करेंगे, सारी चीजें आपको मिलेंगी। और फिर फॉरेक्स में आपको बहुत जबरदस्त किस्म की फॉरेक्स में भी स्टोरीज मिलेंगी इंशाल्लाह। माँ, मुन्ना, तोकीर अंकल, आसिफ, ये सारे कैरेक्टर्स में मौजूद हैं। और बी शॉप में आपको बड़े जबरदस्त कैरेक्टर मिलेंगे, मिस्टर वाई और जी, बहुत जबरदस्त बी शॉप में स्टोरीज हैं। यहाँ है हमारे पास इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में, तो आपको पता है हमारी एक बड़ी फेमस थ्योरी होती है, एक स्टोरी है, जिसमें हम 1 लीटर ऑयल पर जो 150 रुपए का होता है, 1.5 लाख पे लेके चले जाते हैं। तो हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में बच्चों को सिखाते हैं, भाई देख 1 लीटर दूध इतना महंगा भी हो सकता है, चलो ये नहीं कहते। तो ये सारी चीजें सीखेंगे इंशाल्लाह। फॉरेक्स के बाद अगला टॉपिक, मर्जर्स, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। अच्छा जी, मर्जर एंड एक्विजिशन अगेन ये एक ऐसा टॉपिक है जो 25 से 50 मार्क्स का आता है। अच्छा, मर्जर एंड एक्विजिशन की अगर हम बात करें तो प्लीज सुनिए सब, पूरा ये जो टॉपिक है ना मर्जर एंड एक्विजिशन का पूरा टॉपिक, इसे सिर्फ और सिर्फ पूरे टॉपिक को 2 स्टेप्स में ब्रेक कर सकते हैं। अब वो 2 स्टेप क्या है?
बेटा आप सवाल जब कर रहे होगे ना, या तो आप प्री एक्विजिशन वैल्यूएशंस कर रहे होंगे या पोस्ट एक्विजिशन वैल्यूएशंस कर रहे होंगे। समझ में आ रही बात? मैं तीसरी कोई चीज है ही नहीं भाई। देखिए ना, एक अकेला बिजनेस है, मैं उसको वैल्यू करूंगा, या एक ग्रुप बन जाएगा, मैं उसको वैल्यू करूंगा। खुद सोचो और क्या होगा। तो कुछ टेक्निक्स हैं जो प्री एक्विजिशन पे अप्लाई होती है, कुछ हैं जो पोस्ट एक्विजिशन पे अप्लाई होती है। अच्छा, मर्जर एक्विजिशन में अगर आपकी प्रैक्टिस बड़ी अच्छी है ना, तो ये टॉपिक आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, बट यू हैव टू हैव अ रियली गुड प्रैक्टिस। और रियली गुड प्रैक्टिस क्या है कि यार आपने ना पूरे के पूरे ही पास पेपर करने हैं मर्जर एंड एक्विजिशन। अच्छा, एक दफा आपने सारे के सारे मर्जर एंड एक्विजिशन के पास पेपर कर लिए तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि यार अगर कहीं जरा सा टेक्निकल एरिया आता है तो उसको कैसे टैकल करना है। अच्छा, फिर मर्जर एंड एक्विजिशन के अंदर कुछ ऐसी थ्योरीज है जो L+R में आती है। जैसे एक छोटा सा आइडिया लूं, एक होती है डिफेंसिव टैक्टिक्स, यानी कि आपके बिजनेस को कोई खरीदना चाह रहा है, आपको डर है, तो आप क्या डिफेंसिव टैक्टिक्स लेंगे, अगला बंदा या वापस ही चला जाए, या फिर अपनी ऑफर मजबूरन बहुत बढ़ाए। अब वो हम सीखेंगे कौन से डिफेंसिव टैक्टिक्स होते हैं। तो इस मर्जर एक्विजिशन में इस तरह की बातें आएंगी। अच्छा, समटाइम ऐसे सवाल भी आते हैं मर्जर एंड एक्विजिशन में, वो आपसे कहेगा एक काम करें, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल के दें कंबाइंड बिजनेस का। ये एक नई चीज होगी जो आप सीखते हैं। कंबाइंड बिजनेस का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलता है वो हम मर्जर की टॉपिक में सीखते हैं, उससे पहले नहीं सीखते। क्यों? एक्चुअली जब आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ रहे होते हैं तो उस वक्त हमें कंबाइंड बिजनेस का आइडिया नहीं होता। कंबाइंड बिजनेस वाली चीज आप जब मर्जर एंड एक्विजिशन में आते हैं तो एक दफा फिर आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ते हैं कि यार कंबाइंड बिजनेस का वैल्यू कैसे आएगा। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है मर्जर एंड एक्विजिशन, मजा आएगा आपको। अच्छा, कभी भी ना किसी भी टॉपिक को छोड़ के नहीं जाना होता, दैट्स स्टुपिडिटी, क्योंकि सुसाइडल है कोई, वो तो होती नहीं चॉइस। एक मर्तबा P4 में, AFM में जब चॉइस हुआ करती, मेरे नजदीक, आई मे बी रॉन्ग, मेरे नजदीक एग्जामिनर से गलती होगी। क्या? AFM का एक ऐसा पास पेपर है, एक सिर्फ, जिसमें मर्जर 75 मार्क्स लाया है। उसने 50 नंबर का मर्जर पूछा, उसके दिल को सुकून नहीं मिला। उसने सेक्शन बी में फिर 25 उसी अटेम्प्ट। आप सोचें, अगर एक अटेम्प्ट में ये 75 नंबर का आया है और उस अटेम्प्ट में जो बच्चा मर्जर छोड़ के गया, वो तो एग्जामिनर से पूछ रहा होगा, इन्विजिलेटर सर मेरा पेपर का है, ये किसका पेपर दे दिया आपने, ये तो मेरा पेपर ही नहीं। तो ये रिस्क तो लेना ही नहीं बेटा, ये टॉपिक छोड़ दो, सब कर। लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सेम मिस्टेक दोबारा रिपीट नहीं किया, क्योंकि गलत है। एक टॉपिक 75 तो बाकी फिर पढ़े ही नहीं, हम ऐसा कर लेते हैं। तो एक दफा होगी थी, लेकिन चले उस वक्त चॉइस होती थी, बचत होगी बच्चे की, अगर चॉइस नहीं होती तो बचत हो गया ना। तो 6 में कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। बेटा ये कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग का जो टॉपिक है 25 से 50 मार्क्स तक का ये भी आ जाता है। ऑब्वियसली इनमें से कोई एक ही 50 का आएगा, लेकिन ये पास पेपर की बेसिस बता रहा हूं। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में पहले तो मैं हल्का सा आइडिया बता देता हूं। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग नॉर्मली उसी वक्त होती है जब बिजनेस के हालात खराब हो। हम कहते हैं व्हेन बिजनेस इज इन हॉट वाटर, तो फिर रीस्ट्रक्चरिंग की बातें शुरू हो जाती है। देखेंगे इंशाल्लाह क्या है क्या नहीं। लेकिन यार कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में ना जब आप पढ़ेंगे, अभी से आइडिया दे देता हूं, पूरा कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग का जो टॉपिक है ना 5 स्टेप्स में सॉल्व होता है, देयर इज नो स्टेप नंबर 6। अच्छा, मजे की बात क्या है, मैं हमेशा कहता हूं कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग जो है ना एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन है। क्यों? एक्चुअली कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग का जो आखिरी स्टेप होता है ना, उसमें हम बिजनेस की वैल्यू निकालते हैं। भाई ये देखना है ना कि रीस्ट्रक्चरिंग के बाद बिजनेस की वैल्यू क्या होगी, ये भी तो देखना है। अच्छा, टोटल 5 स्टेप्स हैं, उसके अंदर ही रीस्ट्रक्चरिंग का सवाल सॉल्व होता है। देयर इज नो स्टेप नंबर 6। इट मींस व्हाट? अगर मुझे वो 5 स्टेप्स पता है तो यार मेरा एग्जामिनर जैसा मर्जी ये सवाल पूछे ना, मुझे मेरे ट्रेनर ने कहा बेटा ये 5 स्टेप्स हैं, इसके अंदर तूने सवाल सॉल्व करना है, तो यार फिर मेरे अंदर इतनी स्किल होनी चाहिए ना, मैं उस डेटा को उठाऊं, उन 5 स्टेप्स में किसी तरह से फिट करूं और बस खेलता रहूं। लेकिन जहां आप एग्जामिनर के साथ ही इधर उधर निकल गए, स्टेप से बाहर निकले, सर फिर कहानी खराब है।
फिर आप एक अलग ही लहरों के साथ जा रहे हैं, अल्लाह रहम करे। आपको सिखाया कि भाई दीज आर द 5 स्टेप्स, इसके अंदर रीस्ट्रक्चरिंग को सॉल्व करना है, स्टेप नंबर 6 होता ही नहीं। अच्छा, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में जो थ्योरेटिकल बातें हैं ना, वो हर दफा ही एक जैसी होती है। रीस्ट्रक्चरिंग से पहले क्या हो रहा है, रीस्ट्रक्चरिंग के बाद क्या हो रहा है, क्योंकि देखिए रीस्ट्रक्चरिंग के लिए ना आपको पैसा चाहिए। अरे पैसे नहीं होंगे तो रीस्ट्रक्चरिंग कहां से करूंगा। अच्छा, पैसा रेस करने के लिए मुझे लोगों को कन्विंस करना है, कन्विंस करने के लिए मुझे उनको पूरा प्लान बताना पड़ेगा, मेरा रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान क्या है। तो हर दफा एक ही जैसा सवाल होता है, और नॉर्मली रीस्ट्रक्चरिंग के प्लान ऐसे होते हैं, अल्लाह माफ करे, कि लगता नहीं इनको कोई पैसे देगा। तो हम देखेंगे एक ही जैसी नॉर्मल बातें चल रही। फिर इस टॉपिक में ना एक बड़ी जबरदस्त चीज आप सीखेंगे, वो पता है क्या है यार, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में आपको बेहतरीन किस्म की आला नस्ल की अकाउंटिंग मिलेगी। लोग कहते हैं रिपोर्टिंग नहीं होती है, फिर हम आपको टॉपिक नंबर 6 में प्रॉपर क्लास में बैलेंस शीट्स बनेंगी, प्रॉपर प्रॉपर पीएनएल बनेगा। आज तक कैश फ्लो नहीं आया, वो भी आ जाए तो आ सकता है, F9 में आ गया तो यहां भी आ सकता है, लेकिन प्रॉपर अच्छी नस्ल की बैलेंस शीट, ऐसी बेहतरीन डबल एंट्री आप बोलोगे यार लोग, हम समझते थे आज तक हमें अकाउंटिंग बड़ी अच्छी आती है, आज पता चला हमें तो डबल एंट्री नहीं आती। सो इस टॉपिक में जब आप डबल एंट्री बनाते हैं तो आपको पता लगता है डबल एंट्री होती क्या। बहुत ही जबरदस्त किस्म की अकाउंटिंग, मतलब मजा आएगा। शेयर्स बाकायदा रीपरचेज हो रहे होंगे, उसकी डबल एंट्रीज आ रही होंगी, इन्वेस्टमेंट, मतलब इसमें प्रॉपर अकाउंटिंग इंशाल्लाह आप सीखेंगे, जहां वो कहता है बैलेंस शीट दोबारा बना के दो, और एक सवाल में 3 दफा बैलेंस शीट बनवाता है। सिनेरियो 1 देगा, बैलेंस शीट 2, 3, बैलेंस शीट तीनों में पीएनएल आ जाओ। 3 दफा टैली करनी पड़ेगी। तो यहां पे आपको अकाउंटिंग की इन्वॉल्वमेंट मिलेगी और आपको मजा आएगा इंशाल्लाह। फिर एक और टॉपिक आता है जी, डिविडेंड पॉलिसी। बेटा डिविडेंड पॉलिसी भी 10 से 25 नंबर में चला जाता है जी, कुछ पता नहीं लगता इसका। लेकिन डिविडेंड पॉलिसी बहुत आसान टॉपिक है, ये आपको डिस्टर्ब नहीं करता। डिविडेंड पॉलिसी के अंदर थोड़ा सा बिजनेस वैल्यूएशन का इंपैक्ट आ जाता है, और एक और चीज आ जाती है डिविडेंड पॉलिसी में, ट्रांसफर प्राइसिंग का इंपैक्ट भी आता है। ठीक है जी, यहां जो ट्रांसफर प्राइसिंग है, इट इज फार मोर इजियर देन F5। यहां पे जो ट्रांसफर प्राइसिंग है ना, उसका सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव होता है, टू सेव टैक्स। F5 वाली नहीं चल रही, यहां थोड़ा सा डिफरेंट, टैक्स कैसे बचाएंगे वो हम इसमें सीखेंगे इंशाल्लाह। डिविडेंड पॉलिसी 10 से 25 नंबर पे चला जाता है। ठीक है जी, इसको हमने देखना है क्या है क्या नहीं है, डिविडेंड पॉलिसी। फिर बेटा डिविडेंड पॉलिसी आगे चले, एक और बड़ा जबरदस्त टॉपिक होता है हमारे पास, बॉन्ड वैल्यूएशन, यानी कि मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड वैल्यूएशन, बॉन्ड वैल्यूएशन प्लस बॉन्ड ड्यूरेशन। बॉन्ड ड्यूरेशन को मैक्यूले ड्यूरेशन भी कहते हैं, बॉन्ड ड्यूरेशन को मैक्यूले ड्यूरेशन भी कहते हैं, जो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये जो बॉन्ड ड्यूरेशन है ना, इसकी अगर मैं बात करूं, सिर्फ बॉन्ड ड्यूरेशन, ये 5 से 17 मार्क्स तक का आ जाता है। और मजे की बात, जो बॉन्ड ड्यूरेशन है, मैक्यूलर ड्यूरेशन है, इसके ऊपर 9 मार्क्स की थ्योरी आती है, 9 मार्क्स की थ्योरी। अगर 17 नंबर का सवाल होगा ना, 8 से 9 नंबर की थ्योरी होगी, और वो 8 से 9 नंबर की थ्योरी एक तो सेम होती है हमेशा, सेकंड उस थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करने के सिर्फ 2 तरीके बस। एक, जब क्लास में आपको समझाया जा रहा हो ना, और साथ साथ में बताया जा रहा हो, थ्योरेटिकली एक एक चीज मैं बताता हूं, उस वक्त आप एक चीज नोट कर लें, बस वही थ्योरी है, उसको याद कर लो। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, जो एग्जामिनर ने एग्जाम पास पेपर में आंसर लिखा है, आप उसको याद करें। मजे की बात है क्या, एग्जामिनर ने जो आंसर लिखा है उसको आप याद करने बैठोगे, गारंटीड याद ही नहीं होगा आपसे, कभी भी याद नहीं होगा। इसका मतलब एक ही चॉइस है आपके पास, वो कौन सी, जो क्लास में हो रहा है ना बेटा, उसको अच्छे से समझो, और साथ साथ में टीचर बता रहा होता है, लिखवा रहा होता है, उसको लिखो। तो 8 से 9 नंबर की गारंटी, इफ द बॉन्ड ड्यूरेशन कम्स फॉर 17 मार्क्स देन 8 मार्क्स आर फॉर द थ्योरी। और उसमें कुछ ऐसी बातें होंगी, आप मजा आएगा, बोले यार जबरदस्त। बॉन्ड ड्यूरेशन फेवरेट टॉपिक हमारा। अच्छा जी, इसके आगे हम लिखते हैं ETC एक्सेट्रा, बाकी कोई छोटे मोटे जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे आते रहे।
तो ये मैंने आपको एक पूरा ओवरऑल बेहतरीन किस्म का सिलेबस का भी आइडिया दिया। आप शुरू से आखिर तक की डायरेक्शन डिस्कशन में एक चीज देख लें, पूरी 100% ऑनेस्टी के साथ थ्योरी आपके सामने रखी गई है। उसकी वजह है ना, आज मैं बोल देता हूँ यार थ्योरी नहीं आती, बोल देता हूँ अल्लाह माफ करे, यार आज नहीं तो कल पास पेपर आप लोग देख लोगे, ये सुनो देखोगे ना, इतनी अंधी थोड़ी नहीं हम देखेंगे नहीं पास पेपर। तो मेरे भाई जब आप पास पेपर देखोगे उसके साथ जगह जगह आपको थ्योरी नजर आएगी, फिर आप मेरी क्लास 1 को रिकॉल करेंगे, बस हमने कहा तो आती ही नहीं शायद बताना भूल गए थे कि सिर्फ यही आती है तो यार जब आपको अभी से ये सब बता दिया, एट मींस हमने पढ़ना भी इसी डायरेक्शन में। फिर मजे की बात, P4 में ना 2 ऐसी चीजें आप सीखेंगे इंशाल्लाह जो नॉर्मली कहीं और नहीं होती। वो क्या है, जगह जगह पे ना P4 में लॉजिक चेक चलेंगे। लॉजिक चेक में क्या होता है कि आपको खुद ही पता चल जाएगा मैं सही कर रहा हूं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। एक लॉजिक चेक, एक और चीज सीखेंगे बिल्कुल एंड में, लेकिन वो क्या है, P4 में ना 10 ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनकी माफी ही नहीं है, उनको हम कहते हैं डेडली सिन। अब वो 10 कौन से डेडली सिन है भाई जिससे बच्चे ने बचना है? अब मुझे बताएं उन डेडली सिन से कौन सा बच्चा बचेगा जिसको पता है? यार जिस स्टूडेंट को P4 के AFM के 10 डेडली सिन पता ही नहीं है और हर दफा 1 से 2 गलती करके आ रहा है, उसके ध्यान में क्या चलता होगा, कितने मार्क्स काट लेगा और रिजल्ट आता होगा सब कट गए। तो कटने ही थे ना, आपको पता ही नहीं। तो 10 डेडली सिन बताए भी जाते हैं, और जब जब जिस टॉपिक में वो डेडली सिन आता है उससे बचने का तरीका भी बताया जाता है। बेटा इसमें बचना कैसे, पता है उसमें फायदा क्या होता है? जो बंदा आपकी कॉपी चेक करेगा ना, सल्यूट करेगा, बोले यार इसके पीछे कोई है, कैसे बचा है यार, ये उम्मीद ही नहीं थी बचेगा, इससे ही बच गया। आपने कहा आगे देख, अगले से ही बच गया बहुत आगे निकल गया वही बंदा तो यार। अच्छा, फिर बाज बच्चों के ध्यान में इस तरह की बातें होती है, चलो पास पेपर हम करेंगे नहीं करेंगे। उसमें मैं अच्छी बात बताता हूँ, सिर्फ और सिर्फ पूरे AFM में मैक्सिमम 2 ऐसे सवाल होंगे, सिर्फ 2, जो हम इधर उधर के करते हैं, सिर्फ 2 सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 से लेके आखिरी सवाल तक हर सवाल ही पास पेपर का हो इंशाल्लाह। मतलब मिसाल के तौर पे अगर 140 क्लासेस है फॉर एग्जांपल, तो यानी कि 2 क्लासेस निकाल दें, बाकी हर क्लास के अंदर एक पास पेपर होगा पूरा फुल फ्लैज इंशाल्लाह। तो इससे आपको आइडिया हो जाता है यार किस तरह की पास पेपर की इंशाल्लाह कवरेज होगी। आपका जो सारा काम होगा ना AFM में, एक चीज पे काम होगा, जो क्लास आप ले रहे हो उस पे आपने ग्रिप लानी है, बस आप उस पे ग्रिप लेकर आ जाते हैं, AFM will not disturb you at all। क्योंकि यार हर लिहाज से तो कवर कर रहे हो, बहुत आराम से, बहुत आराम से, टेंशन ही कोई नहीं। मतलब अगर एक पढ़ने वाला बच्चा हो तो 15 दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन वो फिर हमारी डायरेक्शन फॉलो करे तो दुनिया छोड़ के बैठ जाए 15 दिन में निपटा। क्योंकि टोटल जो आपने आवर्स देने हैं वो 120 से 125 घंटे देने, इससे ज्यादा की कहानी, ये भी मैं ज्यादा बता रहा हूं। तो आई होप कि बहुत तमीज से AFM की एक एक चीज सामने आ चुकी है। कोई अलग से अच्छा कोई किट नहीं लेनी, कोई पास पेपर नहीं लेने, जो मेरी अपनी 2 बुक्स हैं, बुक 1 और 2 कंपाइल, उसमें पास पेपर हर चीज है, थ्योरी व्यूरी हर चीज है। उन बुक्स को ही हम बहुत अच्छे से तमीज से फॉलो करते हैं, मतलब वो मोर देन इनफ, हर चीज इंशाल्लाह उसमें कवर होगी और बहुत अच्छे से, बहुत आला लेवल की इंशाल्लाह। और जब आप देखेंगे कवरेज इंशाल्लाह हर चीज में, देखें ना जहां शॉर्टकट्स है, मैंने कहा यार IRR, MIRR, BSOP, इनके जो शॉर्टकट्स हैं वो आपको एक्सेल पे नजर आ रहे होंगे क्लास में इंशाल्लाह, CB के प्लेटफॉर्म पे नजर आ रहे होंगे, देन व्हाट इज लेफ्ट। तो ये सारे सिनेरियोस हैं, तो मेरे ख्याल से तो कोई मजीद इशू होना नहीं चाहिए। अब अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह जो हमारी क्लास नंबर 2 होगी वहां से फिर हम प्रॉपरली इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करेंगे। बाकी जो बच्चे हमारी ये वीडियो देख रहे हैं वो फौरन एडमिशन ले लें, बेटा टाइम वेस्ट ना करें, एडमिशन फौरन लें
और खुद अकेले ना लें, बाकी मोहल्ले वालों को भी बोले एडमिशन लें, जरूरी है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।